ठीक है, उसकी पिक्चर मैंने इकरा को सेंड कर दी है, वो आपको फॉरवर्ड कर देगी। और इससे रिलेटेड जो मजीद डिटेल है वो एज पर रिक्वायरमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा। बेसिकली वैल्यू चेन जो हम बात करते हैं, वैल्यू चेन क्या है? जैसे हमने उस दिन बात की थी सप्लाई चेन के, एक सेटअप के अंदर सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, और वो इंश्योर करते हैं कि रॉ मटेरियल या कंपनी को जो भी बेसिक प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है वो उनको दे दें। ठीक है, पर सप्लायर्स के बाद जो है वो कंपनी चीज ले लेती है, उस चीज पर रॉ मटेरियल पर काम करती है, काम करने के बाद जो उसको फिनिश गुड्स की शक्ल देती है और बाद में उसको डिलीवर करवा देती है। ये बेसिक सप्लाई चेन का मॉडल है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि भाई गुड्स या सर्विसेज उनकी प्रोडक्शन, तो ये बहुत सारे लोगों का एफर्ट होता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें, सप्लायर्स, कस्टमर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, इन तमाम से मिलकर जो एक सप्लाई चेन बनती है। अगर कहीं भी ऐसा होगा कि कोई भी पार्टनर बीच में, मतलब सप्लायर हो गया या होलसेलर हो गया, कोई भी पार्टनर अपना रोल प्ले ना कर सके या उसको कोई इशू हो, तो पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन तमाम लोगों की रिलेशनशिप आपस में, ठीक है, और हर स्टेज पर, चाहे वो सप्लायर है चाहे वो होलसेलर है, हर स्टेज पर कोई ना कोई प्रोडक्ट के बनने में, ठीक है, या सर्विस के डिलीवर होने में, जो भी लेवल पर, जिस भी स्टेज पर वैल्यू ऐड हो रही होती है, तो हम उसको वैल्यू चेन का नाम भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर स्टेज पर, हर लेवल पे कोई ना कोई वैल्यू ऐड होनी जरूरी है। अगर सप्लायर उस पर वर्क कर रहा है, होलसेलर कर रहा है, रिटेलर कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है उस पर, मैन्युफैक्चरर खुद कर रहा है, मतलब कंपनी खुद काम कर रही है, तो तमाम ये जितने भी पार्टनर्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो तमाम किसी ना किसी तरीके से उसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपनी स्टेज पर, अपने लेवल पर। ठीक है, मतलब अगर वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे या कुछ काम नहीं करेंगे प्रॉपर, तो समझ लें कि वो उस पूरी चेन में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। जैसे सप्लायर है, सप्लायर अगर टाइम से रॉ मटेरियल पहुंचा ही ना सके, कंपनी टाइम से उसको वर्क कर ही ना सके उसके ऊपर, होलसेलर तक टाइम से पहुंचा ही ना सके, होलसेलर जो है वो रिटेलर तक प्रॉपर गुड ना पहुंचा सके, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि पूरी जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और वो कहेंगे कि जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुई है उसने कोई वैल्यू ऐड नहीं की। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, बेसिकली ये अपने पार्ट में, ठीक है, अपने पार्ट पर ये वैल्यू भी दे रहे होते हैं। ठीक है, जो ये सर्विस दे रहे होते हैं, बेसिकली वो वैल्यू होती है, एक किस्म की फायदा होता है, उसको हम कहते हैं कि वो वैल्यू चेन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये तमाम जितनी भी एफर्ट होती है, जितनी भी वर्किंग होती है कंपनीज की और उनके स्टेक होल्डर्स की, चाहे वो सप्लायर है, चाहे होलसेलर है, चाहे कंपनी इटसेल्फ, ये तमाम वर्किंग किस लिए होती है? बिजनेस गोल्स अचीव करने के लिए। बिजनेस गोल्स क्या होते हैं कंपनी के? अगर आप बेसिकली देखेंगे, सबसे बेसिक बिजनेस गोल क्या होता है कि आप कंपेटिटर को क्रॉस कर जाए। ठीक है, मतलब कंपेटिटिव एडवांटेज ले लें, अपनी सेल्स बढ़ा दें, मार्केट शेयर बढ़ा दें, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दें। ये आपके बेसिक बिजनेस गोल्स होते हैं। मार्केट में एक रेपुटेशन एस्टेब्लिश कर लें, ब्रांड नेम अपना बना लें। ये तमाम चीजें कैसे एस्टेब्लिश होंगी? जाहिर सी बात है, जब आप टाइमली प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचाएंगे, टाइम से पहुंचाएंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम डेवलप होगा और उसके बाद जो है आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो तमाम चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती है। तमाम जो वर्किंग हो रही होती है वो हो ही इसलिए रही होती है कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस गोल्स अचीव करे, अपने टारगेट्स अचीव करे।
उन्हीं टारगेट्स के लिए कंपनी भी वर्क कर रही है। अगर एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने टारगेट्स के लिए वर्क कर रहा है वो। ठीक है, अपना जो है वो बेनिफिट उसको क्या होगा। ठीक है, तो वो तमाम चीजें एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो ये जो वैल्यू चेन का मॉडल है, बेसिकली माइकल पोर्टर ने दिया था। इसको बनाने वाला माइकल पोर्टर है, 1985 में उसने डिजाइन किया था। और इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती है। एक प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब कि जो बेसिक एक्टिविटीज है हर कंपनी की, और दूसरी है सपोर्ट एक्टिविटीज, मतलब जो मेन प्रोडक्ट या सर्विस के बनने में रोल प्ले नहीं कर रही होती, पर उन तमाम डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रही होती। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं जो हम देखते हैं? वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, और सर्विस। प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे पहली एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि कंपनी जो बेसिकली प्रोडक्ट्स ले रही है, जो गुड्स बना रही है, उसके रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहे हैं? सप्लायर दे रहा है। तो ये इंश्योर करना कि वो रॉ मटेरियल सप्लायर टाइमली दे रहा है, सही क्वांटिटी में दे रहा है, कंपनी में वो सही टाइम पर पहुंच रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से स्टोर हो रहे हैं। स्टोर होने के बाद जब उनको रिक्वायरमेंट है ऑपरेशंस में यूज होने की, तो वो रॉ मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं। तो ये तमाम प्रोसेस कहलाती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मतलब टाइम से रॉ मटेरियल का या बेसिक गुड्स का कंपनी में पहुंचना, स्टोर होना, और फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल होना। अब सप्लायर्स इसी वजह से जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं सबसे ज्यादा सप्लाई चेन के अंदर या वैल्यू चेन के अंदर, क्योंकि वहीं से प्रोसेस बेसिकली इनिशिएट हो रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है। वही रॉ मटेरियल देते हैं, वही बेसिक सप्लाईज देते हैं जिनके ऊपर काम होता है। अगर सप्लायर्स नहीं दे रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आप किस चीज पर वर्क करेंगे? सबसे पहले तो आप वेट करते हैं, फिर सप्लायर्स के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उनके साथ इन कांटेक्ट रहें। अब जैसे जैसे चीजें मतलब आगे जाती जा रही हैं, टाइम बेहतर होता जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी की, आईटी की इन्वॉल्वमेंट इन तमाम चीजों में बढ़ती जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि आप ईडीआई की बात करते हैं। ईडीआई का क्या मतलब है? ईडीआई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आप ईडीआई की बात करते हैं कि भाई अब हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं, पेपर का यूज कम होगा, जो हमारी कम्युनिकेशन होगी ऑनलाइन होगी, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज ऑनलाइन होंगे। जैसे आप ईमेल की बात करते हैं, या वही ऑनलाइन कोई इनवॉइस जनरेट कर देते हैं, या सप्लायर जाकर कोई फॉर्म फिल कर देता है, जैसे भी होता है। जो भी चीजें वो तमाम आपस में टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर है, ऑटोमेटेड है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतनी चीजें फास्ट होंगी। ठीक है, अब हम जैसे बोलते हैं कि फ्लीट है हमारी, ट्रक्स हैं, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है। लॉजिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को कहते हैं, कि आप जो गुड्स मूव कर रहे हो तो उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। बेसिकली लॉजिस्टिक्स के अंदर ये इंश्योर करना कि भाई गुड्स जो है वो तैयार हैं, या रॉ मटेरियल रेडी हैं, और वो टाइमली जो है वो डिलीवर हो जाते हैं।
तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है पहला स्टेप है कि रॉ मटेरियल या बेसिक गुड्स जो रिक्वायर्ड थी कंपनी को वो उनको मिल गई है। ठीक है, आप सप्लायर से इन टच होंगे, सप्लायर आपको टाइम पर वो चीज पहुंचा देगा। तो वो टाइम जितना कम से कम होगा, आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है प्रोडक्ट बनाने का वो कम हो जाएगा। जितना ज्यादा टाइम सप्लायर लेगा या जितना डिले करेगा, जाहिर सी बात है कि वो तमाम चीजें आगे आपकी फाइनल उसके अंदर ऐड हो जाती। ठीक है, अगर आप टाइम ज्यादा लेगा और वो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट बनने में, प्रोडक्ट डिलीवर होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ज्यादा टाइम लगने की वजह से जो है वो आप देर से पहुंचाएंगे प्रोडक्ट कस्टमर को, और हो सकता है कि आप कस्टमर लूज कर दें। ये सारी दौड़ इसी वजह से होती है कि हम कस्टमर को टाइम पर चीज पहुंचा सके जो उसको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में, टाइम से। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ऑपरेशंस का आता है, कि जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने रॉ मटेरियल रिसीव कर लिया या बेसिक चीजें जो रिक्वायर्ड थी गुड्स को रिसीव कर ली, और उसके बाद अब कंपनी जो है वो उस पर वर्किंग करेगी, प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारी सब एक्टिविटीज होती हैं, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो मूव हो रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे किसी भी प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड हो रहे होते हैं, जो भी वर्किंग होती है, लेट से उसके ऊपर पेंट होना है, गाड़ी की मिसाल ले लें, पेंट होना है, कुछ बनना है। तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑपरेशंस का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर बहुत सारी सब एक्टिविटीज होती हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी होती है, जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि वो किसका काम है, वो ऑपरेशंस का काम है। मतलब कि कंपनी के अंदर बेसिक गुड्स आ गई और अब कंपनी उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। ठीक है, जिसको हम वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि वो ऑपरेशंस है, और जो जो रिक्वायरमेंट है एडिशन होने की वो उसके अंदर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ भी आप आईटी का रोल देखें तो बहुत बढ़ गया है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप, हम कहते हैं कि भाई हम, कैड होता है जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये चीजें अब मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। ठीक है, कैड कैम हम कहते हैं। कैड कैम का हम जिक्र करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो, इसकी वजह से जो है अब आपकी प्रोडक्ट में जो आपको एडिशन होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई डिजाइन की चेंजेस करनी है या मजीद उसके अंदर उसका शेप चेंज करना है या कुछ भी, वो तमाम चीजें जो है वो कैड कैम की हेल्प से हो सकती हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है हमारा वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि एक दफा प्रोडक्ट आपने बना ली, ठीक है, मतलब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई, अब आपकी मर्जी है कि आप उसको स्टोर करें या डायरेक्टली कस्टमर को पहुंचा दें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे उसको रिक्वायर्ड है, स्टोर पे उस दुकान पे पहुंच जाए। डायरेक्टली भेजना है तो डायरेक्टली कस्टमर को पहुंच जाए टाइम से, जैसे दराज वगैरह काम करते हैं। तो दराज का क्या मॉडल है, दराज में आप रिक्वेस्ट करते हैं, आपको तो और कुछ मतलब उससे वो नहीं है, कस्टमर को तो कोई सरोकार नहीं है कि भाई दराज कैसे देता है। दराज ने 48 आवर्स दिए अगर डिलीवरी के, तो कस्टमर 48 आवर्स तक वेट करेगा कि भाई दराज वाले जो है 48 आवर्स के अंदर चीज हमें पहुंचा देंगे। तो ये दराज वालों का काम है कि भाई वो प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं, कितना टाइम उसको स्टोर करते हैं, नहीं भी करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, तो आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, तो स्टोरेज भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। अब हम जस्ट इन टाइम की बात करते हैं कि भाई जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब होता है JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम बेसिकली क्या होता है, अब आप वेयर हाउस के अंदर स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं,
रीजन ये होती है कि उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, डैमेज का चांस भी होता है, बारिश हो जाए कुछ हो जाए। तो हम कहते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही चीज प्रोड्यूस करो, उसके हिसाब से ही मंगाओ और उसके हिसाब से ही डिलीवर करो। अलग से स्टोरेज पे कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जस्ट इन टाइम कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप देखिए बहुत सारे जो है वो स्टॉक कंट्रोल करने के अलग सिस्टम्स होते हैं, फिर मटेरियल रिक्वायरमेंट के सिस्टम्स होते हैं। बहुत सारे आईटी के सिस्टम इंटरनली ऑपरेट हो रहे होते हैं जिनके थ्रू ये तमाम प्रोसेसेस ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, ज्यादा इजी हो जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग है, ठीक है, फोरकास्टिंग आप करते हैं, तो वो तमाम चीजें जो है साइड बाय साइड आईटी की हेल्प से चल रही होती है और आपके प्रोसेस को बेहतर कर रही होती है। फिर आपस में आप इंटरनल लिंकेजेस को इंश्योर करते हैं कि आपस का जो कांटेक्ट है तमाम स्टेक होल्डर्स का वो अच्छा रहे, तो आपस में टाइमली एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और फिर एंड ऑफ द डे जो है कस्टमर को टाइम से प्रोडक्ट पहुंच जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर हम ये तमाम चीजों पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो स्टेप है वो मार्केटिंग एंड सेल्स है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, दो तीन वो हम मजीद बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये कि अभी के लिए हम जो है वो वैल्यू चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स है। अब आपने ऐसे आते प्रोडक्ट पहुंचा दी कस्टमर को, बनाकर तैयार करके पहुंचा दी। अब आप जाहिर सी बात है सेल्स पे फोकस करेंगे कि भाई ये सेल करनी कैसे, स्टोर्स के थ्रू सेल करनी है, डायरेक्टली कस्टमर को सेल करनी है, उसके लिए मार्केटिंग क्या करनी है, एड कैंपेन किस तरीके का चलाना है, कस्टमर को अवेयरनेस किस तरीके से देनी है, उसको नई प्रमोशंस, नई प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस के बारे में किस तरीके से बताना है। तो ये तमाम काम जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स का होता है। अच्छा, मार्केटिंग एंड सेल्स के काम के अंदर भी ये भी आ जाता है कि कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, वो भी आप देखते हैं कि कस्टमर बेसिकली डिमांड क्या कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है वही हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले ये होता था कि जो कंपनीज प्रोड्यूस करती थी वही डिलीवर करती थी। पर जब से मार्केटिंग एरा है या मार्केटिंग का दौर है, तो कंपनीज कहती है कि भाई जो रिक्वायर्ड है कस्टमर को वो हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे हम उस दिन मास कस्टमाइजेशन की बात कर रहे थे, तो कस्टमर रिक्वायरमेंट अब मैटर करती है। ठीक है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहता है वो, तो ये मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आप जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी जनरेट करते हैं और फिर ये इंश्योर करते हैं कि वो सेल कैसे होगी। जैसे ऑटोमोबाइल है, गाड़ियां कैसे सेल होती हैं, शोरूम्स के थ्रू, डीलरशिप्स के थ्रू। इंश्योरेंस पॉलिसीज कैसे सेल होती है, बस ऑफिसेज है मतलब कंपनीज के, वहां से डायरेक्टली कस्टमर को पॉलिसी सेल हो जाती है एजेंट के थ्रू। उसमें कोई लंबी चौड़ी चेन नहीं। ठीक है, तो वो मतलब आपके ओवरऑल बिजनेस टू बिजनेस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू चेन या सप्लाई चेन क्या है। ऑटोमोबाइल की सप्लाई चेन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, उसकी वर्किंग, उसकी तमाम समझ लें यूज ऑफ आईटी प्रोसेसेस, मतलब वो काफी चेंज्ड है एक फूड रिटेलर से जो फूड का काम कर रहा है। अब जो फूड का काम कर रहा है वो इतनी देर वेयर हाउस थोड़ी कर सकते हैं जितना एक ऑटोमोबाइल का असेंबलर कर रहा है। इसमें आइटम छोटे होते हैं, ठीक है, टाइम से पहुंचाने होते हैं, ज्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, फ्रेश आइटम देने होते हैं। तो इसमें भी ये होता है कि अगर सुपर मार्केट डायरेक्ट सप्लायर से उठानी है तो वही दे देगी, बीच में किसी मिडिल मैन की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये इसका अलग चैनल है, मतलब इसके वैल्यू चेन या इसका सप्लाई चेन का चैनल अलग है। इसी तरीके से इंश्योरेंस का जैसे मैंने बताया वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मार्केटिंग सेल्स के अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि कस्टमर को अवेयरनेस है, उसको प्रोडक्ट की डिटेल पता है और हम उसको सेल कैसे कर रहे हैं।
ठीक है, तो मैंने जैसे बताया बिजनेस टू बिजनेस, कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है आपका सेल्स का चैनल, मार्केटिंग का चैनल भी डिफर करता है। ठीक है, खैर फिर मार्केटिंग के बहुत सारे चैनल होते हैं। अब आप आईटी का यूज देखें, मार्केटिंग में तो बहुत ही बढ़ गया। अब तमाम लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, ये तमाम चीजें अब बहुत कम हो गई हैं। टीवी एड्स तो रीच की वजह से, क्योंकि टीवी एड्स का रीच पॉपुलेशन तक, ज्यादा पॉपुलेशन तक टीवी एड ही आता है, तो इस वजह से टीवी एड पे जो है वो करते हैं कि भाई हम टीवी एड चलाएं, ज्यादातर लोगों को पहुंच जाए। और सबसे डिसएडवांटेज ये होता है कि चाहे आप टीवी पे चला ले, रेडियो पे चला ले, बिल बोर्ड लगा दे कहीं पर, उसकी जो स्टैटिस्टिकल, मतलब वो होती है ना स्टैटिस्टिकल डिटेल की, कितने कस्टमर्स तक गया, कितने कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन गई, कितने कस्टमर्स ने देखा, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये एक डिसएडवांटेज। अगर आप ऑनलाइन की बात करेंगे, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स की, मार्केटिंग की, ऑनलाइन में आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप फेसबुक का पेज रन कर रहे हैं तो उसके बैक एंड पर तमाम चीजें स्टैटिस्टिकली आपको नजर आ रही होती है। इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों तक रीच हुई आपकी, ठीक है, कितने लोगों ने क्लिक करके वेबसाइट पे आपको रेफर किया, कितने लोगों ने व्हाट्सएप का आपका लिंक क्लिक किया, वहां पे गए, तो ये सारी चीजें आपके पास एक किस्म का इनपुट डेटा है। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, तो इसकी रीजन ये है कि डेटा आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है। तो ये तमाम आपके पास सोर्सेज है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप इंस्टा पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, तमाम जगह आपके पास एनालिटिक्स आ रही होती है, तमाम जगह पेज की डिटेल आ रही होती है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने कस्टमर्स आए, आपकी रीच कितनी है, व्यूज कितने हुए, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एज अ यूजर या एज अ कस्टमर। तो ये सब पॉसिबल हुआ जब से ऑनलाइन है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि आज का दौर ही जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, और हम किस तरीके से मजीद फोकस कर सकते हैं कस्टमर पर और उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। वो तमाम चीजें जो आपकी मार्केटिंग सेल्स में आ जाती है, इसको खैर हम, जाहिर सी बात है, हमारी काफी सारी चीजें इस पर डिपेंड है, तो इसको मजीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम आगे आगे की क्लासेस में कि भाई डिजिटल मार्केटिंग और ये तमाम चीजें क्या होती है। ठीक है, और लास्ट जो हम फिलहाल कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में लास्ट चीज है, वो लास्ट चीज जो है वो आपकी लास्ट चीज जो है वो आपकी कस्टमर सर्विस है। ठीक है, कि आप कस्टमर को वो रिक्वायर्ड सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, अब वो कस्टमर आपसे चीज ले गया और उसके बाद आप उसको टाइमली आफ्टर सेल सर्विस दे ही नहीं रहे, ठीक है, अच्छे तरीके से सर्व कर ही नहीं रहे। जैसे दराज वगैरह और इस तरीके के पेजेस मैंने आपको बताया था क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि ये मॉडल भी ऑनलाइन था। पर ये सक्सेसफुल क्यों हुआ? सक्सेसफुल इस वजह से हुआ कि इनकी सर्विसेज अच्छी थी, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी। अगर किसी को कोई इशू आया तो उसको वो प्रॉपर तरीके से सर्व करते हैं, टाइम से प्रोडक्ट को रिप्लेस करना, टाइम से दोबारा प्रोडक्ट पहुंचाना। तो आफ्टर सेल्स जो है ना, वो पूरा ओवरऑल आपके प्रोडक्ट का, कंपनी का इमेज बना रहा होता है कि भाई कस्टमर सर्विसेज कैसी है। जैसे हमने बैंक की बात की थी, बैंक में आप जाए तो कस्टमर सर्विस के लिए लोग खड़े होते हैं, एकदम आपको केटर करते हैं, एकदम देखते हैं कि भाई आप आए, वो एकदम आप तक पहुंचते हैं कि आपको क्या इशू है। बहुत गुस्से में कस्टमर आता है, उसको कूल डाउन करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं, उसको सर्व करते हैं। कंपनी की जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है वो फास्ट हो गई है कि हम कैसे रिप्लेस करें किसी चीज को। तो ये तमाम चीजें हम जो है वो मजीद रिक्वायरमेंट बनती जा रही है लोगों की। अब वो कहते हैं कि भाई ये तमाम चीजें हमें जो है वो चाहिए, मजीद सर्विसेज में मजीद बेहतरी चाहिए।
आने वाला दौर तो जैसे हम कहते हैं ना, है ही सर्विसेज का, कस्टमर सर्विसेज का। जिस कंपनी की कस्टमर सर्विसेज अच्छी होंगी, वो ही जो है एडवांटेज लेकर जा सकता है। ठीक है, अब जैसे आजकल देखें सुपर मार्केट की चेन स्टार्ट हुई है, इम्तियाज, नाहिद, इस तरीके के डिफरेंट स्टोर्स हैं। तो जिनकी सर्विसेज अच्छी है, प्रोडक्ट टाइमली आपको मिल जाती है, ठीक है, इशू नहीं होता ज्यादा, प्राइस भी सही है, आप उसी स्टोर की तरफ रेफर करते हैं। कस्टमर सर्विसेज जो है वो, जैसे आपकी कोई प्रोडक्ट खराब होगी और कंपनी ने एकदम रिप्लेस कर दिया, कंपनी ने उसका पार्ट भिजवा दिया, तो आप उसी कंपनी को प्रेफर करेंगे। जिस कंपनी के पार्ट्स मार्केट में शॉर्ट होंगे, अवेलेबल नहीं होते या मसला होता है, उनको जो है वो लोग प्रेफर नहीं करते कि यार ये हमारे लिए बाद में भी मसला बनेगा, हम कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करें। ठीक है, तो जैसे जैसे हम खैर आगे मजीद प्रोसीड कर रहे हैं लाइफ में, तो हम अपनी डिमांड एज अ कस्टमर भी बढ़ाते जा रहे हैं, और कंपनीज उसको सर्व भी कर रही हैं, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस पता है कि कस्टमर सर्विसेज की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम नहीं सर्व करेंगे तो आजकल वायरल मार्केटिंग है, ठीक है, वायरल हो जाती है चीज, तेजी से लोगों तक पहुंच जाती है, कोई भी ऐसा मसला होगा तो वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है, आप देखें फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी ने डाल दी आपके बारे में कि भाई ये सही चीज नहीं देते हैं, या इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, या प्रॉब्लम है, ठीक है, या मेरा ये इनके साथ मतलब मेरा कंपनी के साथ ये एक्सपीरियंस रहा जो अच्छा नहीं था, तो वो चीज़ जो है वो फिर अच्छी कंसिडर नहीं होती। तो ये है कि बस कंपनी इसी वजह से इंश्योर करती है कि ऐसा कोई मसला ना हो, और कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा तो एकदम वायरल कर सकता है, और फिर जो है वो कंपनी का इमेज जो है वो बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट होता है, और उसको कंपनी बाद में सही करती रहे, देखती रहे, वो भी एक लंबा प्रोसेस है। इसीलिए कंपनी पहले ही कोशिश करती है कि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, और उसके ऊपर अब अच्छे उन्होंने लोग बिठाए होते हैं जो कस्टमर को टाइम बाय टाइम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब जैसे लोग फॉरेन बैंक्स के लिए क्यों जाते हैं, फॉरेन बैंक्स को इसीलिए प्रेफर करते हैं, या जो बैंक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जाहिर सी बात है, अगर हमारे लोकल लोग भी होते हैं पर उनको परफॉर्म उसी लेवल पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप फ्रेंचाइज ले लें केएफसी की, मैकडोनल्ड्स की, पर क्वालिटी आपको वही देनी होगी जो केएफसी या मैकडोनल्ड्स की, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि वो इस तरीके की प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ जाए। ठीक है, फिर सेल्स के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि सेल्स किस तरीके से वो कर रहे हैं। भाई सुपर मार्केट के मॉडल के थ्रू कर रहे हैं, मतलब सुपर मार्केट में प्रोडक्ट रख दी। आजकल थर्ड पार्टी का जो है बहुत कॉन्सेप्ट तेजी से ग्रो हो रहा है, जैसे थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या थर्ड पार्टी सप्लायर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे दराज है, ये सब है, ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेते हैं, अपने पास उसको डिस्प्ले करते हैं, और फिर वो कस्टमर को सेल कर देते हैं। तो थर्ड पार्टी का रोल जो है काफी बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली डील करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, पर वो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है, जैसे डेल हो गया, एचपी हो गया, ये डायरेक्टली सेल करते हैं। अब ये एफएमसीजीज वगैरह होती है, कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजीज वगैरह जो होते हैं कंज्यूमर गुड्स वाले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सारे, नेस्ले, रैकेट, ये सारे क्या कर रहे होते हैं, ये सारे तो हम डायरेक्टली नहीं बेच सकते हैं। मिसाले सोप सेल कर रहे हैं, शैम्पू सेल कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट तो ऐसी नहीं है, तो इनको फिर थर्ड पार्टी के थ्रू ही जाना होता है ना, ये अपने स्टोर्स बना सकते हैं। अब ऑटोमोबाइल वाले वो डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेल पे वर्क करती है, जैसे सुजुकी सुजुकी वगैरह शुरू में करते थे। यामाहा का ये मॉडल था कि वो डायरेक्टली जो है कस्टमर को कंपनी के शोरूम्स के थ्रू सेल करती थी। बाकी होंडा ले लें और आप सुजुकी का ले लें, तो ये तमाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो कौन सा मॉडल यूज कर रही है, उसकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, उसकी सर्विस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तमाम जो 5 चीजें, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में चली जाती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, और सर्विस।
तो ये सर्विस का जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये लेटेस्ट एडिशन है कुछ अर्सा पहले की। वरना तो लोग कहते थे कि भाई हमने प्रोडक्ट पहुंचा दी कस्टमर को और उसके बाद अब हमें जरूरत नहीं है। ये तमाम प्राइमरी एक्टिविटीज है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद, वो सपोर्ट एक्टिविटीज है। मतलब कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट के बनने में, ठीक है, या डिलीवरेंस में डायरेक्ट रोल सपोर्ट एक्टिविटीज प्ले नहीं कर रही होती, एक तरीके से सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इस तरीके के तमाम डिपार्टमेंट जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो सपोर्ट एक्टिविटीज में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन से आ जाते हैं? चार। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो सपोर्ट एक्टिविटीज में चार मेजर एक्टिविटीज होती है: प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, एचआर मैनेजमेंट और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब कि जो आपका एडमिन का तमाम काम होता है, प्लानिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये तमाम चीजें जो आपकी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में तो रोल नहीं प्ले कर रही होती है, मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्ट बनने में नहीं, पर ये कि जाहिर सी बात, उसके अकाउंटिंग का रिकॉर्ड, फाइनेंस का रिकॉर्ड, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ऑफिस ऑपरेशंस, ये तमाम जो है वो साइड बाय साइड कंपनी के चलते रहते हैं, क्योंकि ये भी ओवरऑल वर्किंग का हिस्सा तो होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपकी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है कि आप प्लानिंग क्या कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग, रिकॉर्ड्स, फाइनेंस, इस तरीके की तमाम चीजें वो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में है। इसके अलावा दूसरी सपोर्ट एक्टिविटी जो है वो एचआर मैनेजमेंट है। भाई आपके जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो कैसे रिक्रूट हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, हायरिंग का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही है उनकी प्रॉपर, ठीक है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, मतलब क्या टाइम शेड्यूल है उनके आने का, उनके जाने का, मिसाल है उनकी लीव्स का क्या शेड्यूल है, ठीक है, अलग से कंपनी क्या उनके लिए एफर्ट कर रही है, क्या पैकेजेस हैं, वर्कशॉप्स वगैरह, ट्रेनिंग के क्या प्रोग्राम्स चलाती है, ठीक है, अगर कोई जा रहा होता है तो उसके लिए क्या होता है, अलग से एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए क्या करती है। ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो एचआर मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, तो एचआर मैनेजर्स और उनकी टीम जो है वो इसी पे वर्किंग कर रही होती है कि जो बेस्ट अवेलेबल एचआर रिसोर्स है, बेस्ट अवेलेबल एम्प्लॉयज है, बेस्ट अवेलेबल लोग हैं, वो कंपनी को तैयार करके दें या वो कंपनी के लिए अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है? आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, स्टाफ की ट्रेनिंग में, डेली की वर्किंग में, तमाम जगह टेक्नोलॉजी का यूज है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी अप टू डेट होनी चाहिए बिल्कुल। और आईटी डिपार्टमेंट आपका इंश्योर करेगा कि जहां जहां आप आईटी यूज कर रहे हैं कंपनी में, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी जगह, वो प्रॉपर तरीके से रन हो रही है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है वो अच्छा है, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो सही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो यूज हो रहे हैं वो प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो यूज हो रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आ जाती है। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही जो है वो कंपनी का फोकस होता है कि बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आए, और ताकि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर से बेहतर सर्विस को दे सके। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, अब जाहिर सी बात है रैपिड होगी तो हर वक्त नेटवर्क्स का एस्टेब्लिश रहना, कम्युनिकेशन का लिंक रहना अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, ये भी जरूरी। तो उसके लिए जरूरी है आपके पास अच्छा अपडेटेड हार्डवेयर है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ओवरऑल आईटी के जो सिस्टम्स है वो आप अच्छे यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं। तो तमाम चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आ जाती है। मतलब समझ लिया, कंपनी कोशिश करती है कि इनोवेशन जितनी भी हो रही है उसको इनकॉर्पोरेट करे, ठीक है, इनोवेशन को, लेटेस्ट जितनी भी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो ही ला के जो है वो कंपनी में यूटिलाइज करे ताकि प्रोसेसेस को मजीद बेहतर कर सके। टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होती है, हैवी कॉस्ट होती है। तो ये समझ लें बहुत सारी कंपनीज के लिए
एक एंट्री बैरियर का काम कर रही होती है। एंट्री बैरियर का मतलब होता है कि जिस कंपनी ने टेक्नोलॉजी में अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, दूसरी कंपनी जो उसके पीछे आएगी उसको भी अगर उस लेवल पे जाना है तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा करनी पड़ेगी अगर उसने कम कंपटीशन लेना है दूसरी कंपनी को, उसका मुकाबला करना है। इस वजह से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी जो अपने पास लगा रही होती है, कोई हैवी कॉस्ट होती है प्रॉपर सोच समझ के आप सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लाना। मिसाल के तौर पे ईआरपी की बात करें इस तरीके के, तो वो कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और कंपनी बड़ा सोच विचार करके करती है। इस वजह से जो दूसरी कंपनीज आएंगी अगर उन्होंने अपनी प्रोसेसेस को फास्ट करना है, बेहतर करना है, एफिशिएंट करना है तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेकर बैठे, तो उतनी कॉस्ट उनको इनकर करनी पड़ेगी। और लास्ट जो सपोर्ट एक्टिविटी वो प्रोक्योरमेंट है। है वो प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट बेसिकली क्या होता है? रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योर करना। ठीक है, कंपनी को टाइमली जो है वो सप्लाईज पहुंच जाए। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि वो सप्लाईज के लिए नेगोशिएशन करते हैं कि भाई सप्लाईज जो एक प्रॉपर प्राइस पर और टाइमली कंपनी को मिल जाए। प्रॉपर सप्लायर्स को तलाश करना, सही सप्लायर्स को तलाश करना जो अच्छे रॉ मटेरियल या अच्छी सप्लाईज कंपनी को डिलीवर कर सके, चाहे वो ऑफिस यूज के लिए हो या चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रही है। ठीक है, ये जिम्मेदारी होती है कंपनी के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की कि वो इंश्योर करे कि जो सप्लाईज है वो प्रॉपर प्राइस पर, प्रॉपर टाइम पर, रिलायबल डिलीवरी के साथ जो कंपनी को एक्चुअली रिक्वायर्ड था उस तरीके से वो उनको रिसीव हो रही है। ठीक है, तो वो काम जो है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का होता है कंपनी के अंदर। इसको हम परचेजिंग भी कहते हैं। ठीक है, परचेज जो डिपार्टमेंट होता है आपका वो यही सारे काम कर रहा होता है कि सप्लाईज प्रॉपर तरीके से मिल जाए कंपनी को और सही प्राइस पर सही टाइम पर प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो जाए। ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये चार जो है आपकी समझ में आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज होती है, और इससे पहले जो पांच की थी वो प्राइमरी एक्टिविटीज। तो ये सब काम करके आप क्या हासिल करते हैं? आप कंपेटेटिव एडवांटेज हासिल करते हैं, आप कंपेटिटर्स पे एज हासिल करते हैं, मार्जिन एंजॉय करते हैं। उस मार्जिन का क्या मकसद है कि जब आपकी सेल, जाहिर सी बात है मार्जिन ज्यादा होगा दूसरे से, आपका एडवांटेज होगा, आप एज हासिल कर लेंगे कंपेटिटर पे, तो नेचुरली कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट लेंगे, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका शेयर बढ़ेगा। तो ये जो मैंने बताया था तमाम चीज होती है, उसके रीजन ये होते हैं कि कंपनी ओवरऑल अपने बिजनेस मोटिव्स को, बिजनेस टारगेट्स को अचीव करे। ठीक है, तो वो इस वजह से हम कहते हैं कि जितना अच्छे तरीके से उसने सप्लाई चेन को मैनेज किया होगा या वैल्यू चेन के अंदर हर बंदा अपना काम कर रहा होगा, जितने एफिशिएंट तरीके से, जितने अच्छे तरीके से ओवरऑल जो प्रोडक्ट की टाइमली डिलीवरी है प्रॉपर कॉस्ट पर, वो या सर्विस है कोई, उसकी टाइमली डिलीवरी, ठीक है, प्रॉपर रेट पर जो है वो पॉसिबल होगी इसी सूरत में। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारी वैल्यू चेन मॉडल के अंदर आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो बिजनेस गोल्स आपकी यही होते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे शेयर बढ़ा दिया, सर्विस बेहतर कर दी, ठीक है, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया अपना, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी, नई मार्केट्स में एंटर हो गए, ठीक है, दूसरों को काउंटर कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो है वो
कंपनी के बिजनेस गोल्स होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी तेजी से आपका आईटी का सेटअप बढ़ रहा है, इतनी तेजी से चीजें स्प्रेड हो रही है। अब आप सोचिए, एक सेकंड में 6 से 8 फेसबुक प्रोफाइल दुनिया में बन जाते हैं। 60+ ट्वीट्स आपकी एक्सचेंज हो जाती है। 60 बिलियन मैसेजेस मैसेंजर या व्हाट्सएप के एक दिन में एक्सचेंज हो जाते हैं। पर डे आप सोचिए, यूट्यूब के तकरीबन 1 बिलियन आवर्स लोग व्यू कर लेते हैं। तो ये तमाम भी जितने काम करने वाले लोग हैं ना, इनको पता है कि आने वाले दौर में क्या है। तो इन सब ने जो है उसके अंदर वर्किंग की है। जकरबर्ग ले लें, बाकी तमाम ले लें, गूगल को ले लें, जैसे लैरी पेज है, ठीक है, 1 बिलियन से ज्यादा रिजल्ट वो दिन में गूगल वाले रिटर्न करते हैं लोगों को। तो आप ये स्टेटिस्टिक्स देख लेंगे कितनी ज्यादा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दौर में डेटा की क्या इम्पोर्टेंस है, और तेजी से जो है वो किस तरीके से चीजें ग्रो हुई। अब आपके यूजर्स दुनिया में जो 4 बिलियन क्रॉस कर गए, इनमें से सोशल मीडिया पे 3 बिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है। और ये काम करने वाले तमाम लोग अब बिलियनर्स हैं। जैसे अलीबाबा का सेटअप का ओनर जैक मा है, अमेजोन का जेफ बीजोस, ये सारे अब मल्टी मिलियनर्स हैं, बल्कि बिलियनर्स हैं समझ लें आप। और कितने इनके पास एम्प्लॉयज है दुनिया में, और कितने अपडेटेड है, तमाम चीजें इनको पता है कि आज की क्या रिक्वायरमेंट है। गूगल आप देखें, हर जगह गूगल कैलेंडर, मैप, गूगल ड्राइव, हर जगह आपको गूगल ही नजर आएगा, ठीक है। तो खैर, अब तमाम वैसे आता है, आईटी के बगैर आप काम तो कर नहीं सकते। तो इसी तरीके से आपकी पूरी सप्लाई चेन, वैल्यू चेन में भी आईटी का रोल बहुत बड़ा है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक वैल्यू चेन का यहीं पर एंड होता है, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज़।